स्वागत है आपका 50 शेड्स ऑफ ग्रे के 7वें अध्याय में। कमरे में कदम रखते ही सबसे पहले मुझे एक अलग सी गंध का एहसास हुआ। चमड़े की, लकड़ी और पॉलिश की मिली जुली खट्टी सी गंध। ये खुशनुमा है और कमरे में जाने कहाँ से हल्की सी रोशनी आ रही है। दरअसल पता नहीं चल रहा कि रोशनी का स्रोत कहाँ है, पर बड़ा ही मोहक वातावरण है। दीवारें और छत गहरे बरगंडी रंग से रंगे होने के कारण बड़े से कमरे को माँ की कोख जैसा प्रभाव दे रहे हैं, और वहाँ का फर्श वार्निश की गई पुरानी लकड़ी का बना है। दरवाजे के सामने वाली दीवार पर एक्स के आकार का बड़ा लकड़ी का क्रॉस टंगा है। ये अच्छी पॉलिश वाली महोगनी लकड़ी का बना है और उसके दोनों कोनों पर हाथ पांव बांधने वाली हथकड़ियां टंगी हैं। उसके ऊपर लोहे की बनी महंगी जाली दिख रही है, जो कम से कम 8 फुट चौरस होगी, और उससे कई तरह की रस्सियां, जंजीरें और बेड़ियां लटकी हैं। दरवाजे के पास एक दीवार पर पर्दे की लंबी रॉड जैसी कोई चीज टंगी है, जिस पर कई तरह के पैडल, कोड़े, चाबुक और मजाकिया से दिखने वाले पंखनुमा उपकरण टंगे हैं। दरवाजे के साथ ही महोगनी के बने रैक में कई दराज दिख रहे हैं। हर दराज इतना पतला है मानो किसी पुराने संग्रहालय की तरह उसमें भी कुछ खास नमूने संभाले गए हों। मैं सोचने लगी कि भला उन दराजों में क्या है। क्या मैं सचमुच यह जानना चाहती हूँ? दूसरे कोने पर चमड़े का गद्दे नुमा बेंच था। वहीं पास ही पॉलिश लकड़ी का ऐसा रैक देखा जा सकता है जो देखने में पूल या बिलियर्ड्स के खेल का सामान रखने के लिए बना हो, पर ध्यान से देखने पर उसमें कई तरह की लंबाइयों और चौड़ाइयों की छड़ियां देखी जा सकती हैं। और उसके विपरीत कोने में 6 फुट लंबा मेज रखा है, जिसकी टांगों पर कलात्मक कारीगरी की गई है, और उसके नीचे 2 मेल खाते स्टूल भी पड़े हैं। पर उस कमरे में पलंग सबसे बड़ा दिख रहा है। ये तो किंग साइज से भी बड़ा है। कारीगरी देखने लायक है। ऐसा लगता है कि 19वीं सदी से संबंध रखता हो। उसके चंदोवे तले कई और तरह की जंजीरें और हथकड़ियां दिख रही हैं। वहां पलंग पर कोई बिस्तर नहीं है, बस लाल चमड़े से मड़ा गद्दा और लाल साटिन के कुशन एक दूसरे पर ढेर बने पड़े हैं। बिस्तर के पास ही कुछ फीट की दूरी पर एक बड़ा बाजुओं वाला गद्देदार सोफा रखा है, और कमरे के बीचों बीच पड़े इस काउच का मुंह पलंग की ओर है। इतना सामान होने के बावजूद इस काउच ने मेरा ध्यान अपने खास तौर से अपनी ओर खींचा, जैसे वो देखने में बड़ा अजीब लग रहा था। एक काउच जिसका मुंह पलंग की ओर था। मैंने छत पर देखा तो कई जगह छल्ले से टंगे दिखे, जिनसे कुछ भी टांगा जा सकता था। इन सब चीजों ने कमरे को एक अलग से मुलायम और रोमानी रंग में रंग दिया था। पता नहीं ये क्या था, पर शायद क्रिश्चियन के लिए रोमांटिक होने का मतलब यही था। मैं मुड़ी तो वह मुझे ही घूर रहा था, पर चेहरे के भाव पढ़े नहीं जा सकते थे। मैं कमरे में आगे बढ़ी तो वह भी पीछे आ गया। पंखनुमा चीज ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने सकुचाते हुए उसे हाथ से छुआ। ये तो लच्छेदार चीज थी, जिसके छोरों पर प्लास्टिक के मनके लगे थे। इसे फ्लॉगर कहते हैं, क्रिश्चियन ने बताया। फ्लॉगर। मुझे लगा कि मैं सदमे में हूँ। मेरे भीतर बैठी लड़की शायद कहीं मुंह छुपाए बैठी थी या मर गई थी। मैं सुन्न पड़ गई हूँ। मैं ये सब देखकर समझ सकती हूँ, पर इसके बारे में बात करने लायक हालत नहीं है, क्योंकि मैं सदमे में हूँ। आपका होने वाला प्रेमी अगर परपीड़क या परपीड़ित कामुक निकले तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? डर। जी हाँ, इस समय तो मुझे ही डर ही लग रहा था। वैसे ये डर उससे नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा, कम से कम मेरी मर्जी के बिना तो नहीं। दिमाग में हजारों सवाल चक्कर काट रहे हैं। क्यों, कैसे, कब, कितनी बार और कौन? मैं पलंग के पास गई और उस पर अपना हाथ फिराने लगी। उसकी कलाकारी लाजवाब है। कुछ तो कहो, क्रिश्चियन ने मुलायम स्वर में हुक्म दिया। क्या तुम लोगों के साथ ये सब करते हो?
या वे तुम्हारे साथ करते हैं। उसका मुंह हल्का सा तिरछा हुआ है, मानो उससे थोड़ी राहत मिल गई हो। लोग? उसने जवाब देने से पहले 2 बार पलकें झपकाई। मैं उन औरतों के साथ ये सब करता हूँ जो चाहती हैं कि मैं ऐसा करूं। मैं समझी नहीं। अगर तुम्हें अपनी मर्जी से सेवा देने वाले मौजूद हैं तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ये सब करना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा करना चाहता हूँ। ओह, मैंने आ भरी। क्यों? मैं कमरे के दूसरे कोने में चली गई और गद्दे वाले बेंच के चमड़े को हाथों से सहलाने लगी। उससे औरतों को सताना अच्छा लगता है, इस सोच ने मेरा दिल तोड़ कर रख दिया। तुम एक सैडिस्ट हो जो दूसरों को पीड़ा पर देकर सुख पाता है। मैं एक डोमिनेंट हूँ, यानी मालिक। उसकी आंखें मुझे गहराई तक भेद रही थीं। ये क्या होता है? मैंने धीरे से पूछा। इसका मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को पूरी तरह से मुझे सौंप दो और मैं तुम्हारे साथ जो जी में आए कर सकता हूँ। तुम्हें अपना सेक्स गुलाम बना सकता हूँ। मैंने इस बात को पचाने की कोशिश करते हुए उसे देखकर त्योरियां चढ़ाई। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे खुशी देने के लिए। वह अपना सिर एक ओर झुकाते हुए फुसफुसाया। उससे खुश करना? वह चाहता है कि मैं उसे खुश कर दूं। ऐसा लगा कि मेरा मुंह खुला का खुला रह गया है। प्लीज क्रिश्चियन ग्रे। उस एक पल मुझे एहसास हुआ कि सच में मैं यही तो करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह मुझसे खुशी पाए। ये तो एक राज सामने आ गया था। सादे शब्दों में कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे खुश करो। उसके सुर में सम्मोहन था। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरा मुंह सूख गया। काश मैंने थोड़ी और वाइन ले ली होती। ओके, खुश करने वाली बात तो समझ आती है, पर मैं उसके एलिजाबेथ के जमाने के पीड़ादायी सेटअप को लेकर उलझन में थी। क्या मैं जवाब जानना चाहती हूँ? मेरे पास अपने नियम हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम उनके हिसाब से चलो। वे तुम्हारे फायदे और मेरी खुशी के लिए हैं। यदि तुम मेरे लिए इन नियमों को मानोगी तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, और नहीं मानोगी तो सजा दूंगा, और फिर तुम सीख जाओगी। वो फुसफुसाया। मैंने कोने में पड़ी छड़ियों के ढेर पर नजर मारी। और ये सब चीजें कहाँ फिट होंगी? मैंने कमरे की ओर इशारा किया। तुम मुझ पर अपनी मर्जी थोपोगे, मनमानी करोगे? ये सब तुम्हारा भरोसा और विश्वास जीतने पर निर्भर करता है। तुम खुद मुझे ये सब करने की इजाजत दोगी। मैं तुम्हारे इस बर्ताव से खुश होकर आनंद पाऊंगा। तुम जितना हुक्म मानोगी मेरी खुशी उतनी ज्यादा होगी। बात तो बिल्कुल साफ है। अच्छा, इस खेल में मुझे क्या मिलेगा? उसने कंधे झटके और तकरीबन माफी मांगने के लिहाज में बोला। मैं मिलूंगा। ओह। क्रिश्चियन ने मुझे देखते हुए बालों में हाथ फिराया। एनास्टेशिया, ये सब तुम्हारी अपनी मर्जी से होगा। चलो नीचे चलते हैं। यहाँ तुम्हें इस कमरे में पाकर मैं पूरी तरह से बात पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तुम मुझे बहका रही हो। उसने मेरा हाथ थामा और इस बार मुझे उसका हाथ थामने में सकचाहट सी महसूस हुई। केट ने कहा था कि यह आदमी खतरनाक था। वह सही कह रही थी। उसने कैसे जाना? वह मेरी सेहत के लिए खतरनाक है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं हाँ कहने जा रही हूँ और मेरा एक हिस्सा हाँ नहीं करना चाहता। मेरा वह हिस्सा चाहता है कि इस माहौल और कमरे से चिल्लाते हुए दूर भाग जाऊं। ये जगह मेरे लिए नहीं है। एनेस्टेशिया, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने जा रहा। मैं जानती हूँ कि वह सच बोलता है। मैंने उसका हाथ थामा और वह मुझे दरवाजे से बाहर ले गया। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वह नीचे जाने के बजाय प्ले रूम से दाईं ओर चल दिया और वहां एक से हम एक बरामदे में जा पहुंचे।
हम कई दरवाजे पार करने के बाद एक कोने में पहुंचे। उसके परे एक शयन कक्ष था। वहां एक बड़ा सा पलंग था, बिल्कुल सफेद, सब कुछ सफेद था, फर्नीचर, दीवारें और चादरें। कमरा बिल्कुल ठंडा सा एहसास दे रहा था, पर कांच की दीवार से सियाटल का दिखता नजारा खूबसूरत लगा। ये तुम्हारा कमरा होगा, तुम इसे जैसे चाहे सजा सकती हो, जो जी चाहे मंगा सकती हो। मेरा कमरा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ आकर रहने लगूंगी? मैं अपनी आवाज में छिपे डर को छिपा नहीं सकी। नहीं, हमेशा के लिए नहीं, बस शुक्रवार शाम से इतवार तक। हम इस बारे में सब कुछ तय कर लेंगे, अगर तुम यह करना चाहोगी तो। उसने खुलासा किया। मैं यहाँ सोऊंगी? हाँ। तुम्हारे साथ नहीं? नहीं, मैंने कहा था ना कि मैं किसी के साथ नहीं सोता। हाँ, उस दिन की बात और थी जब तुम पीकर नशे में धुत हो गई थी। उसकी आवाज में फटकार थी। मेरे चेहरे पर एक गंभीर सी रेखा खिंच गई। मैं यही नहीं समझ पा रही। दयालु देख रेख करने वाला क्रिश्चियन जो मेरे एक फोन पर मुझे लेने आ गया, उल्टियों के दौरान मुझे थामे खड़ा रहा, और कहाँ ये राक्षस जो एक खास कमरे में कोड़े और जंजीरें रखे बैठा है। तुम कहाँ सोते हो? मेरा रूम नीचे है, आओ, तुम्हें भूख लगी होगी। अजीब सी बात है, मेरी तो भूख ही मर गई है, मैं हौले से बोली। एनेस्टेशिया, तुम्हें खाना चाहिए, उसने डांटा और मेरा हाथ थाम कर नीचे ले गया। उस बड़े से कमरे में मैं अजीब से एहसास से घिरी खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी खाई के मुहाने पर खड़ी हूँ और मुझे तय करना है कि छलांग लगाऊं या नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ एनेस्टेशिया कि मैं तुम्हें एक अंधेरे रास्ते की ओर ढकेल रहा हूँ। तभी मैं चाहता हूँ कि तुम पहले इस पर अच्छी तरह से विचार कर लो। तुम्हारे पास भी तो कुछ सवाल होंगे। उसने मेरा हाथ छोड़ा और रसोई की ओर चल दिया। मेरे पास सवाल हैं, पर शुरुआत कहाँ से करूं? तुमने उस एनडीए पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तुम जो दिल में आए पूछ सकती हो। मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। उसने फ्रिज खोलकर एक प्लेट निकाली जिसमें कई तरह के चीज थे, साथ ही लाल व हरे अंगूर के दो बड़े गुच्छे भी थे। मैं वहीं पास खड़ी सब देखती रही। उसने मेज पर सारा सामान रखा और खाने की तैयारी करने लगा। बैठो। उसने नाश्ते की मेज के पास पड़े एक स्टूल की ओर संकेत किया और मैंने उसका हुक्म माना। अगर मैं उसके कहे पर चलने जा रही हूं तो मुझे ऐसे बर्ताव की आदत डालनी होगी। मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे जब से मिली हूँ वह पहले दिन से ही तानाशाही रवैया रखता आया है। तुम किसी कागजी कार्रवाई की बात कर रहे थे? हाँ। कैसे कागज? एनडीए के अलावा हमें एक एग्रीमेंट पे भी हस्ताक्षर करने होंगे कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। मुझे तुम्हारी सीमाएं जाननी हैं और तुम्हें मेरी जाननी होंगी एनेस्थीसिया। ये हमारी रजामंदी पर होगा। और अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहती तो? तो ठीक है, उसने सावधानी से कहा। क्या हम किसी दूसरी तरह का रिश्ता नहीं रख सकते? मैंने पूछा। नहीं। क्यों? मैं इसी तरह के रिश्ते में दिलचस्पी रखता हूँ। क्यों? उसने कंधे झटके। मैं ऐसा ही हूँ। तुम ऐसे कैसे बन गए? कोई जैसा है वैसा क्यों होता है? इसका जवाब देना आसान नहीं होता। ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को पनीर पसंद होता है और कुछ लोग उससे नफरत करते हैं? क्या तुम्हें चीज पसंद है? मिसेस जोन्स मेरा घर संभालने वाली महिला कर्मचारी हैं। वे रात के खाने के लिए यही छोड़ गई हैं। उसने दराज से बड़ी सफेद प्लेट निकाली और मेरे सामने रख दी। हम चीज के बारे में बात कर रहे थे। हे भगवान, मुझे तुम्हारे कौन से नियमों के हिसाब से चलना होगा? मैंने उन्हें लिख रखा है। खाना खाने के बाद हम उन्हें देखेंगे। खाना? मैं कैसे खा सकती हूँ?
मुझे सचमुच भूख नहीं है। तुम खाओगी? तानाशाह और हुक्मदराज क्रिश्चियन साफ दिख रहा है। क्या तुम एक गिलास वाइन और लेना चाहोगी? हाँ प्लीज। उसने मेरे गिलास में वाइन डाली और मेरे साथ आकर बैठ गया। मैंने जल्दी से एक घूंट भरा। एनेस्टेशिया, साथ ही कुछ खाओ भी। मैंने अंगूरों का एक छोटा सा गुच्छा उठा लिया। मैं यही खा सकती हूँ। उसने आंखें सिकोड़ी। क्या तुम काफी समय से ऐसे ही हो? मैंने पूछा। हाँ। क्या ऐसी औरतें मिल जाती हैं जो तुम्हें ऐसा करने की इजाजत दें? उसने एक भौं उठाई। जानोगी तो हैरान रह जाओगी, उसने जवाब दिया। तो मैं ही क्यों? मैं सचमुच समझ नहीं पा रही। एनेस्टेशिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम में कुछ खास बात है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मानो मैं शमा का परवाना हूँ। उसकी आवाज जाने कौन से अंधेरे से आ रही थी। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, खास तौर पर अब जब तुम फिर से अपना होंठ काट रही हो। उसने गहरी सांस ली और थूक निगला। मेरे पेट में भारी उथल पुथल होने लगी। वो मुझे चाहता है, पर बिल्कुल ही अलग तरीके से। पर यह भी तो सच है कि ये खूबसूरत, अजीब और सनकी मर्द मुझे चाहता है। ऐसा लगता है तुम सही तरह से समझ नहीं पाए। दरअसल तुम शमा हो और मैं परवाना हूँ। मैं जानती हूँ कि आखिर में जलना तो मुझे ही होगा। खाओ। नहीं, मैंने अभी तक किसी कागज पे साइन नहीं किए हैं, इसलिए अभी मेरी मर्जी चल सकती है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। उसकी आंखें मुलायम हो आई और चेहरे पर एक मुस्कान खेल गई। जैसा तुम चाहो मिसेस स्टील। अब तक कितनी औरतें? मैं अपना कौतूहल रोक नहीं सकी और पूछ ही लिया। 15। ओह, उतनी नहीं जितनी मैंने सोची थी। लंबे समय के लिए? हाँ, उनमें से कुछ। क्या तुमने कभी किसी को चोट पहुंचाई? हाँ। ओह, बुरी तरह से? नहीं। क्या तुम मुझे भी चोट पहुंचाओगे? कहना क्या चाहती हो? क्या तुम मुझे शारीरिक रूप से चोट पहुंचाओगे? मैं तुम्हें सजा दूंगा अगर तुम्हें इसकी जरूरत होगी, और ये दर्दनाक होगी। मुझे लगा कि मैं अपने होश खो रही हूँ। मैंने शराब का एक और घूंट भरा। अल्कोहल, इससे मुझे ताकत मिलेगी। क्या तुम्हें भी कभी किसी ने पीटा है? मैंने पूछा। हाँ। ओह, मैं तो हैरान रह गई। इससे पहले कि मैं इस बारे में और कुछ पूछ पाती, उसने मेरे विचारों की श्रृंखला तोड़ दी। चलो मेरी स्टडी में चलकर इस बारे में बात करते हैं। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये सब संभालना भारी लग रहा था। कहाँ तो मैं पागलों की तरह सोचे बैठी थी कि इस आदमी के साथ इसके बिस्तर में एक जुनून से भरी रात बिता कर आऊंगी, और कहाँ हम दोनों बैठे इस अजीब से अनुबंध की चर्चा कर रहे थे। मैं उसके पीछे पीछे स्टडी में गई। उस बड़े से कमरे में भी जमीन से छत तक एक लंबी खिड़की थी जो बालकनी में खुलती थी। वह डेस्क पर बैठ गया और मुझे भी वहां पड़ी चमड़े की कुर्सी पर बैठने का संकेत दिया। फिर मेरे हाथों में एक कागज पकड़ा दिया। ये नियम है, इनमें बदलाव हो सकता है। यही इस अनुबंध का हिस्सा है। इन्हें तुम अपने लिए रख सकती हो। इन नियमों को पढ़ो और हम इस बारे में चर्चा कर लें। नियम। आज्ञाकारिता। सेक्स गुलाम को बिना किसी हिचक या संकोच के अपने मालिक का हुक्म मानना होगा। सेक्स गुलाम मालिक के आनंद के लिए तय की गई किसी भी तरह की काम संबंधी गतिविधियों के लिए हामी देगी। यहाँ वे गतिविधियां अपवाद हैं जो परिशिष्ट 2 में कठोर सीमाओं के रूप में वर्णित हैं। वह पूरी खुशी और उत्साह से मालिक का कहा मानेगी। नींद। सेक्स गुलाम जब अपने मालिक के साथ नहीं होगी तो वह ध्यान रखेगी उसे रात को कम से कम 7 घंटे की भरपूर नींद मिले। भोजन। सेक्स गुलाम चुनी हुई भोजन सूची परिशिष्ट 4 से नियमित रूप से भोजन करेगी ताकि उसकी सेहत व ताकत बनी रहे।
वह 2 समय के भोजन के दौरान फलों के अतिरिक्त कुछ नहीं खाएगी। वस्त्र, सत्र के दौरान वह मालिक द्वारा दिए गए कपड़े ही पहनेगी। मालिक उसके लिए कपड़ों का बजट तय करेगा जिसे वह प्रयोग में लाएगी। मालिक कभी कभी उससे अपने साथ कपड़े खरीदवाने भी ले जा सकता है। यदि मालिक चाहेगा तो उसे उसके साथ के दौरान आभूषण भी पहनने होंगे। कसरत, मालिक अपनी सेक्स गुलाम को सप्ताह में 4 बार निजी प्रशिक्षक की सुविधा प्रदान करेगा। ये सत्र 1-1 घंटे के होंगे तथा ये समय आपसी रजामंदी से तय किया जा सकता है। निजी प्रशिक्षक सेक्स गुलाम की प्रगति के बारे में मालिक को सूचित करेगा। व्यक्तिगत साफ सफाई व सौंदर्य, सेक्स गुलाम खुद को साफ सुथरा रखेगी और हमेशा शरीर के अंगों की वैक्सिंग या शेव करवाती रहेगी। वह मालिक की मर्जी से उसके द्वारा चुने गए ब्यूटी सैलून में जाएगी और मालिक जो भी उपचार करवाना चाहे उन्हें बेहिचक करवाएगी। व्यक्तिगत सुरक्षा, सेक्स गुलाम आवश्यकता से अधिक शराब व धूम्रपान का सेवन नहीं करेगी और नशे की दवाएं नहीं लेंगी। खुद को किसी भी तरह के अनावश्यक खतरे से दूर रखेगी। व्यक्तिगत विशेषताएं, सेक्स गुलाम अपने मालिक के सिवा किसी भी दूसरे व्यक्ति से शारीरिक संबंध नहीं रखेगी। वह सदैव मालिक से आदर से पेश आएगी। उसे एहसास होना चाहिए कि उसके इस बर्ताव का मालिक पर सीधा असर होगा। उसे मालिक की अनुपस्थिति में किसी भी तरह के गलत काम या बर्ताव के लिए दोषी ठहराया जाएगा। यदि इनमें से कोई भी नियम तोड़ा गया तो मालिक के द्वारा तत्काल सजा दी जाएगी जो वह स्वयं तय करेगा। हाय, ये क्या है? कठोर सीमाएं, मैंने पूछा। हाँ, तुम क्या नहीं करोगी, मैं क्या नहीं करूंगा, हमें अनुबंध में ही सब तय कर लेना होगा। मैं कपड़ों के लिए पैसे नहीं ले सकती, ये गलत लगता है, मैंने बड़ी असहजता से कहा। मैं तुम पर पैसे खर्च करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदने दो। हो सकता है कि तुम कुछ कार्यक्रमों में मेरे साथ चलो और मैं चाहूंगा कि तुम वहां बेहतरीन कपड़ों में दिखो। मुझे पक्का यकीन है कि तुम अपनी नौकरी के वेतन से वैसे कपड़े नहीं खरीद पाओगे जिनमें मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तब तो उन्हें नहीं पहनना पड़ेगा ना? नहीं, ठीक है, चलो उन्हें वर्दी समझ के पहन लूंगी। मैं सप्ताह में 4 बार कसरत नहीं करना चाहती एनास्टेशिया। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे शरीर की लोच और ताकत बनी रहे। भरोसा रखो, तुम्हें एक्सरसाइज की आवश्यकता है। पर सप्ताह में 4 बार नहीं, 3 बार कैसा रहेगा? मैं चाहता हूँ कि तुम 4 बार कसरत करो। मैंने सोचा था कि मिलजुल कर तय होगा। उसने होंठ सिकोड़े। अच्छा मिसेस स्टील, एक और बात दिमाग में आई। 3 दिन तक 1-1 घंटा और चौथे दिन के लिए आधा घंटा। 3 दिन 3 घंटे। मैंने सोचा था कि जब मैं यहाँ रहूंगी तभी कसरत करनी होगी। उसकी आंखों में दुष्टता भरी चमक आ गई। हाँ तो पक्का। क्या ये भी तय है कि तुम मेरी कंपनी में काम नहीं करना चाहती? नहीं, मुझे ये बात पसंद नहीं है। मैंने उसके नियमों पर नजर मारी। वैक्सिंग? कहाँ की वैक्सिंग? सब जगह। उफ, तो सीमाएं ये मेरी हैं। उसने एक और कागज आगे कर दिया। कठोर सीमाएं। आग से जुड़ा कोई काम नहीं होगा। मल या मूत्र विसर्जन या उससे जुड़े उत्पाद शामिल नहीं होंगे। सुइयां, चाकू, त्वचा को छेदने या खून निकालने जैसे कोई काम नहीं होंगे। ऐसे काम नहीं होंगे जिनमें महिला रोग संबंधी उपकरणों का उपयोग किया जाए। ऐसे काम नहीं होंगे जिनमें बच्चे या जानवर शामिल हों। ऐसे काम नहीं होंगे जिनसे त्वचा पर कोई स्थायी दाग या निशान पड़ जाए। ऐसी कोई गतिविधियां शामिल नहीं होंगी जिसमें बिजली का झटका दिया जाए या शरीर को आग व लपटों से जलाया जाए। हाय, इसको ये सब लिखने की क्या पड़ी थी? बेशक कोई भी अक्लमंद इंसान कभी किसी दूसरे के इंसान के साथ ऐसा नहीं करेगा। हालांकि अब तो मेरा हलक सूख रहा था। क्या तुम इसमें कुछ शामिल करना चाहोगी? उसने बड़ी दयालुता से पूछा। हो गया कबाड़ा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैं तो जानती ही नहीं। उसने मुझे घूरा और भौं चाहिए। क्या तुम इसमें कुछ और शामिल करना चाहोगी? कुछ ऐसा जो तुम ना करना चाहो?
میں نہیں جانتی۔ مطلب؟ میں نہیں سمجھا۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے ہونٹ کاٹا۔ میں نے آج تک ایسا کچھ کیا ہی نہیں۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ سیکس کرتے سمے ایسا کیا تھا جو تمہیں پسند نہیں آیا تھا؟ میرے چہرے پر اچانک لالی چھا گئی۔ انیسٹیشیا، تم مجھے بتا سکتی ہو؟ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری برتنی ہوگی، ورنہ یہ رشتہ کارگر نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی گتھی ہوئی انگلیوں کو دیکھا۔ بتاؤ، اس نے حکم داغا۔ میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کے ساتھ سیکس نہیں کیا، اس لیے میں نہیں جانتی، میں نے کہا اور اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ پوری طرح سے پیلا پڑ گیا تھا، مانو وہیں جم گیا ہو۔ کبھی بھی نہیں، وہ ہولے سے بولا۔ میں نے گردن انکار میں ہلائی۔ تم ورجن ہو؟ اس نے گہری سانس بھری۔ میں نے پھر سے لجاتے ہوئے حامی بھری۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور ایسا لگا مانو من ہی من 1 سے 10 تک گن رہا ہو۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو وہ مجھے غصے سے تاک رہا تھا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ دہاڑا۔ اسی کے ساتھ ادھیائے 7 سماپت ہوتا ہے۔ 8ویں ادھیائے کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے۔ دھنیہ واد۔